Hello students, welcome to my channel. Today we are discussing about the Planck's quantum theory and the electromagnetic waves theory and some numerical that is related with these two topics. If you want to study these two topics, you will get the information from your last session. Now your question is, calculate the energy of 1 mole of photons. एक मोल दैट मीन्स द वन मोल फोटोन्स की आपको क्या निकालनी है एनर्जी जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 5 × 10⁻14 नाउ according to the Planck's quantum theory we know that we can easily calculate the energy of any quanta or any quantum that is E is equal to h nu clear where h value is 6.626 into 10 to the power 34 and frequency is 5 into 10 to the power 14. So by multiplying this you will get answer 3.313 into 10 to the power minus 19 joule. But you get this energy of single only one photon. But you have to calculate the energy of 1 mole. आपको 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालनी है. नो 1 मोल फोटोन में कितने जो नंबर ऑफ मोल्स में कितने फोटोन्स होंगे 6.022 10 to the power 23. Now by multiply this you will get 199.51 kilojoule per mole. Now next question is 100 watt bulb. 100 watt का बल्ब है बच्चे emit monochromatic light. वो मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं. नाउ यू नो व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट. मोनोक्रोमेटिक लाइट दैट ट्रेवल इन ओनली वन डायरेक्शन और उस लाइट की वेवलेंथ कितनी है 400 नैनोमीटर की. नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स. हमें क्या निकालना है बच्चे नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं पर सेकेंड में. एक सेकेंड में कितने फोटोन निकलेंगे. नाउ हमें पता है पावर कितनी है वॉट 100 वॉट की और 100 जूल पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में इतनी एनर्जी यूज़ कर रहा है वो इतनी एनर्जी की बल्ब है वो. ठीक है. नाउ इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द एनर्जी यू कैन ईजिली कैलकुलेट इट. ई इज इक्वल टू एच न्यू. क्लियर. E is equal to h2 but you have to calculate the this number of photon that is E is equal to n h nu. Now energy कैसे निकालेंगे बेटा C ओवर लैम्डा. आप कैसे निकालेंगे E इज इक्वल टू एच न्यू और H इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा. न्यू की जगह क्या लिखेंगे आप C ओवर लैम्डा. नाउ अब आपको एनर्जी निकल जाएगी बेटा क्योंकि H की वैल्यू यू नो डैट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्पीड की लाइट और लैम्डा क्या हो जाएगी आपकी 4 दैट इज 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 because wavelength in the nanometer. Now you have to calculate the value of n. So we can easily solve with value of n because energy, simple formula, energy is equal to n h nu. ठीक है. हम एनर्जी कैसे निकालेंगे. एनर्जी है आपकी 100 जूल की. n आपको निकालना है. h क्या है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. फ्रिक्वेंसी हमारे पास है नहीं बट वी हैव द वेवलेंथ दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. वेवलेंथ इज 400 इंटू 10 टू द पावर minus 9. So by solving all these you will get the number of photon and the number of photon is 2.012 10 to the power 20. Now the next question is when electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer. जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी वेवलेंथ कितने की होगी 300 नैनोमीटर की होगी. एक सरफेस पर फॉल करती है सोडियम के एंड इलेक्ट्रॉन्स जो एमिटेड होंगे विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ और जो एमिटेड होंगे इलेक्ट्रॉन्स ना उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल. 300 नैनोमीटर की लाइट आपने फॉल की है. इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी है 1.6 इंटू 10 पर 5 जूल. तो व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी. यू हैव टू कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम.
यू नो डैट आप जितनी भी एनर्जी देते हो उसको उस एनर्जी का कुछ पार्ट वो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट में यूज़ करता है और जो एक्स्ट्रा होता है वो किस में जाता है, काइनेटिक एनर्जी में. सो यू हैव फॉर्मूला E इज इक्वल टू E नॉट प्लस हाफ mv². नाउ E का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू क्योंकि हमें 300 नैनोमीटर की लाइट है तो न्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, C/λ. तो H की वैल्यू आपको पता है, C की वैल्यू पता है, लैम्डा इज 300 नैनोमीटर. क्लियर. नाउ वी कैन कैलकुलेट द वर्क फंक्शन बिकॉज काइनेटिक एनर्जी 1.6 इंटू 10⁻⁴ जूल पर मोल. नाउ हेयर इज द फॉर्मूला कि आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, एनर्जी. कि एनर्जी कैसे निकलेगा, HC/λ. एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 10⁻⁻34. स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ एंड वेवलेंथ 300 इन 10⁻⁹ मीटर. And the value of energy that you have to fall on the metal surface, that is comes out to be 6.626 10⁻⁹ joule. Clear. Now here जब हमने ये न्यूमेरिकल पढ़ा बच्चे, हमें पता चला काइनेटिक एनर्जी जो है 1.68 10⁵ जूल पर मोल की है. एक मोल की एनर्जी आपको है तो हम भी एक मोल की ही एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. सो दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 photon. फॉर द 1 mole you have to multiply it with the Avogadro number, that is 6.022 10⁻23 and it comes out to be 3.99 10⁵. Now kinetic energy 1.68, एनर्जी फॉल ऑन द सरफेस 3.99. सो आपकी ई नोट वैल्यू कितनी आएगी, कम्स आउट टू बी थ्रू 2.31 10⁵. मीन्स इतनी एनर्जी चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, एक मोल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए. लेकिन वो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चे, सीधे व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ओनली एक इलेक्ट्रॉन. तो अब आपने यहाँ से क्या निकाल लिया कि एक मोल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की एनर्जी निकल गई है. हमें क्या करना है, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने की एनर्जी चाहिए. तो 2.31 10⁵ डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23 एंड इट कम्स आउट टू बी 3.84 10⁻⁻19 जूल. तो आपकी एक की निकल गई. नाउ हमें क्या निकालनी है, वेवलेंथ. वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी निकालने का, एनर्जी इज इक्वल टू HC/λ. तो लैम्डा को यहाँ लाओ, एनर्जी को यहाँ लाओ एंड इट कम्स आउट टू बी 517 nanometer and this corresponding to the green light. Now next question, threshold frequency. Now what is threshold frequency? I already told you, minimum amount of frequency that is needed to remove the electron. तो जो फ्रिक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी मेटल की सरफेस से वो कितनी आपकी 7 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड. अब कैलकुलेट क्या करना है आपको, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, व्हेन रेडिएशन, अब उसकी फ्रिक्वेंसी जो आपने रेडिएशन डाली है सरफेस के ऊपर वो कितनी है, 1 इंटू 10⁻15 हिट्स द मेटल. अगेन वी नो डैट कि काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, जो एनर्जी आपने दी है इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्लस में काइनेटिक एनर्जी. नाउ क्या निकालनी है हमने, काइनेटिक एनर्जी. तो हाउ कैन वी कैलकुलेट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. नाउ हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, वी हैव टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी. तो E माइनस E नॉट वो किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की हो जाएगी. नाउ अब आपके पास जो सरफेस के ऊपर लाइट डाली है उसकी फ्रीक्वेंसी है 1 इन 10⁻15. नाउ यू नो डैट H न्यू माइनस H न्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी. H कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट. यू हैव ऑल टू द फ्रीक्वेंसी. See this, and by this you will easily solve the question and you will get the answer 1.988 into 10⁻⁻19 joule. Now अब हमें क्या पता चलने लग गया बच्चे कि हम प्लैंक्स क्वांटम थियरी से एनर्जी जो होती है वो डिस्क्रीट लेवल पे होती है और वी कैन ईजिली सॉल्व द एनर्जी ऑफ दिस क्वांटा और द पैकेट्स. नो अब क्या हो गया, अब हमें ये बताना है, एविडेंसेस देनी है कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं यानी जो एटॉमिक स्पेक्ट्राज हैं वो हमें अब एक्सप्लेन करने हैं. नेक्स्ट डिस्कवरीज जो थी होने लग गई थी, डैट विल बी द एटॉमिक स्पेक्ट्रा. नो जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं बच्चे तो हमें पता चला स्पीड
of light depend upon the nature of the medium through which it is passes. जो ये तो हमें पता ही है शुरू से ही कि जिस मीडियम में से आप लाइट, दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन, कि स्पीड जो लाइट कम होगी ज़्यादा होगी वो किस पे डिपेंड करेगी कि किस मीडियम में से आपने पास किया है, जिससे क्या रिजल्ट निकलेगा, बीम ऑफ लाइट या तो डेविएट करेगी या फिर रिफ्रैक्टेड करेगी ओरिजिनल पाथ से जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी. तो इट इज़ ऑब्जर्व डैट व्हेन अ रे ऑफ वाइट लाइट पास थ्रू ए प्रिज्म, जब प्रिज्म में से पास करते हैं तो अब आपका क्या आने लगता है, लाइट पास करते हैं प्रिज्म में से तो उसमें क्या होने लग जाता है, लाइट बेंड्स कर जाएगी मोर देन वन विद लॉन्गर वेवलेंथ. तो लाइट क्या हो जाएगी, बेंड्स करने लग जाएंगी थ्रू ए प्रिज्म. वेव विद शॉर्टर वेवलेंथ बेंड मोर, जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा बेंडिंग करती हैं रादर देन द जिनकी वेवलेंथ कैसी होती है, लॉन्गर. सिंस ऑर्डिनरी वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स ऑफ ऑल द वेवलेंथ, तो हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रा मिलता है 7 कलर का, और जो हमें सीरीज ऑफ कलर बैंड्स मिलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम. नाउ द लाइट ऑफ रेड कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट, क्लियर, और वॉयलेट की कैसी होगी, लीस्ट, विच हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दैट इज डेविएटेड द मोस्ट. Now the spectra of violet that can see ranges from the violet, that is 750 10 to the power 14 hertz to the 4 into 10 to the power 14 hertz. Now इसी रेंज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा. नाउ कॉन्टिन्यूस वर्ड क्यों यूज़ किया गया बच्चे, क्योंकि जितने भी 7 कलर्स आते हैं वो एक दूसरे में मर्ज करे हुए आते हैं. वॉयलेट मर्ज कर गया ब्लू में, ब्लू कर गया ग्रीन में, एंड सो ऑन. सिमिलर पैटर्न ऑब्जर्व किया गया जैसा कि रेनबो में आता है स्काई के. रिमेंबर दैट विजिबल लाइट इज जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ the electromagnetic radiation. तो when the electromagnetic radiation interact with the matter, अब क्योंकि visible light भी तो electromagnetic radiation का छोटा सा ही तो पार्ट है, तो जब भी electromagnetic radiation interact करेगी मैटर के साथ, एटम और मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्ब एनर्जी. तो जो भी जिसके साथ भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तो वो एटम और मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देते हैं, जिससे वो हायर स्टेट में जाते हैं. क्योंकि वो स्टेट अनस्टेबल है तो वो अपने नॉर्मल स्टेट में आते हैं फॉर गेटिंग द लोअर एनर्जी इन मैक्सिमम स्टेबिलिटी. क्योंकि जितना ऊपर जाएगा अनस्टेबिलिटी होगी, लेकिन जितना नीचे आएगा उतनी मोर स्टेबिलिटी होती है. एंड द मॉलिक्यूल्स एमिट रेडिएशन, और मॉलिक्यूल जो है रेडिएशन एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा. Now emission, up there will be the two type of spectra, emission and absorption spectra. Now the spectra of radiation emitted by a substance that has absorbed energy. अगर आप ऐसा स्पेक्ट्रा बना रहे हो जिसमें जो कोई भी सब्सटेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा. की जो भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो एमिट कर रहा है रेडिएशन को, और एमिट रेडिएशन का अगर आप स्पेक्ट्रा तैयार कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा. अब इस केस में क्या करते हैं बच्चे, एटम और मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे रेडिएशन को, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, लेकिन जब वो वापस आएंगे तो एनर्जी को एमिट करेंगे. तो टू प्रोड्यूस एन एमिशन स्पेक्ट्रा, एनर्जी सप्लाई की जाएगी सैंपल को, उसको हीट करके, ठीक है, और वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस जो होंगी वो एमिट होगी. क्योंकि जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वैसे ही क्या हो जाएगी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी. एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव. जो फोटोग्राफ्स के नेगेटिव होते हैं ना बच्चे, बिल्कुल वैसा ही होता है ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रम. कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा जो था, अब कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा इज पास थ्रू द सैंपल विच एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ. मिसिंग वेवलेंथ करस्पॉन्ड टू द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द मैटर, लीव डार्क स्पेसिस. अब वो वहाँ पे क्या, जो आप अगर आप एमिशन स्पेक्ट्रा बनाएंगे, यू विल गेट द डार्क स्पेसिस इन द ब्राइट कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा में. एंड दिस डार्क लाइन्स और डार्क स्पेसिस is corresponding to the specific wavelength that is related with a particular atom. Now the study of emission or the absorption spectra refer to the spectroscopy and the spectrum on visible light as discussed above. जो स्पेक्ट्रम है विजिबल लाइट का डिस्कस किया गया was continuous as all wavelength red to violet of the visible light are represented in the spectra. कि भाई जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की स्टडी की गई है उसको हमने क्या किस में रेफर करते हैं, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में. और जिसमें स्पेक्ट्रा विजिबल लाइट को बताया हुआ है डिस्कस्ड अबव, वो कॉन्टिन्यूस होता है जिसमें ऑल वेवलेंथ जो है सारी जो एक मर्ज करती हुई मिलती है. एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम इज द गैस फेस. ऑन द अदर हैंड डू नॉट शो ए कॉन्टिन्यूस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ. वो कॉन्टिन्यूस नहीं दिखाता रेड टू वाइट, रादर देन
दे एमिट ओनली ए स्पेसिफिक वेवलेंथ विद द डार्क स्पेसेस, एंड वो जो लाइन्स होंगी द डार्क स्पेसेस दैट इज कॉल्ड द लाइन्स एंड दीज आर कॉल्ड द लाइन स्पेक्ट्रा. क्लियर. और वो स्पेसिफिक सब्सटेंस की स्पेसिफिक होती हैं. नेक्स्ट इज एमिशन स्पेक्ट्रा, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा. ग्रेट इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. ईच एलिमेंट हैज़ अ यूनिक लाइन एमिशन. ईच एलिमेंट की अपनी खुद की यूनिक लाइन होती है. एंड करेक्टरिस्टिक लाइन्स इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैन बी यूज्ड इन ए केमिकल. क्योंकि हर एक की अपनी अपनी लाइन्स प्रोड्यूस होगी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, तो हम उसको एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, केमिकल एनालिसिस के लिए, टू आइडेंटिफाई अननोन एटम इन द सैम्पल. एज अ फिंगरप्रिंट, जैसे दो ह्यूमन बींग की फिंगरप्रिंट बिल्कुल सेम नहीं होती ना, ऐसे दो एटम के स्पेक्ट्रा भी बिल्कुल सेम नहीं होते. तो एग्जैक्ट मैचिंग ऑफ लाइन्स ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम ऑफ ए नोन एलिमेंट with the line from an unknown sample quickly establish the identity of the later. कि भाई जो आपने अननोन सैम्पल से लाइंस प्रोड्यूस करी है उसको अगर हम नोन सैम्पल के साथ आइडेंटिफाई करें, वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द सैम्पल कि उस सैम्पल के अंदर कौन सा है. तो जर्मन केमिस्ट रॉबर्ट बंसन was one of the first investigators to use line spectra to identify elements. तो जब एमिशन स्पेक्ट्रा की डिस्कवरी होगी बच्चे, तो रुबीडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम, स्केनेडियम, ये सब डिस्कवर किए गए थे किससे, मिनरल से, बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से. एलिमेंट हीलियम was discovered in the sun by spectroscopic method. Now next is the line spectrum of the hydrogen. Now when an electric discharge is passed through the gaseous hydrogen, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो ना गैसेस हाइड्रोजन में, H2 के मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएंगे क्योंकि वो हाइड्रोजन एटम बनाएंगे. हाइड्रोजन एटम बताएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करेंगे, और वो रेडिएशन डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी की होंगी, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की होगी. नाउ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइन्स नेम्ड आफ्टर द डिस्कवर्स. जैसे बाल्मर 1885 में बाल्मर ने ऑब्जर्वेशन की थी बच्चे, ठीक है, और स्पेक्ट्रल लाइंस की, जिसको उसने इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर एक्सप्लेन किया था. एंड दिस विजिबल लाइन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ओबे द फॉलोइंग फार्मूला, दैट इज न्यू बार. न्यू बार इज द वेव नंबर 109,677 1/2 square, where the 2 is the Balmer number minus 1/n2 square, where n is the integers equal to और greater than, equal भी हो सकता है और greater than होता है 3 के. Now इस सीरीज को बोलते हैं बाल्मर सीरीज. बाल्मर सीरीज ऑफ द लाइन आर द ओनली लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा विच अपीयर इन द विजिबल रीजन, जो सिर्फ किस में दिखी थी, विजिबल रीजन में. फिर एक और साइंटिस्ट आ गया रैबर्ग. रैबर्ग कहते हैं कि भाई हम एक और फॉर्मूला बनाते हैं विच इज़ वेरी मच सिमिलर विद द बाल्मर फार्मूला, दैट इज न्यू बार 109,677 1/n1 square minus 1/n2 square. n1 initial number, n2 final number. And 109,677 centimeter inverse is the Rydberg constant. तो फर्स्ट 5 सीरीज n1 2 3 4 5, अब उनको अगर n1 की वैल्यू 1 मीन्स इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो, फर्स्ट पे आकर डलेगा तो लेमन, कहीं पर भी हो 2 पर आकर गिरेगा इलेक्ट्रॉन बाल्मर, देन 3 पर गिरेगा तो पैश्चन, 4 पे गिरेगा तो ब्रैकेट, एंड 5th पे गिरेगा तो पफन. तो ये सीरीज हमें ट्रांजिशन की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में पता चलता है, लेमन, बाल्मर, पैश्चन सीरीज एंड सो ऑन. Of all the elements of hydrogen atom has the simplest line spectra. Now see this, lemon n1 की वैल्यू 1, बाल्मर n1 की वैल्यू 2, पैश्चन 3, ब्रैकेट 4, पफंड 5, और n2 की वैल्यू इज ग्रेटर देन n1 वैल्यू. n2 अगर n1 1 है तो n2 की वैल्यू 2 3 4 5, n1 की वैल्यू 2 है बाल्मर में तो n2 की वैल्यू 3 4 5, अप टू n1 की वैल्यू 3 है तो 4 5, 4 है तो 5 6, 5 है तो 6 7. नाउ द स्पेक्ट्रल रीजन कहाँ पे मिला, लेमन ने हमें बताया था यूवी रीजन में, बाल्मर ने दिया हुआ है विजिबल में, पैश्चन ने इंफ्रारेड, ब्रैकेट इंफ्रारेड, एंड पफन इंफ्रारेड. तो सी दिस डायग्राम, सी दिस, ये दीज आर द वेरियस एनर्जी लेवल, n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन. अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ आके गिर रहा है, कहीं भी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पर गया और वापस से जंप करेगा. अगर वो 1 पे गिर रहा है तो उसको लेमन सीरीज बोलते हैं, 2 पर गिर रहा है तो विजिबल रीजन में गिर रहा है, बाल्मर सीरीज है, 3 पर है तो पैश्चन है, 4 पे है तो ब्रैकेट है, 5 पे है पफंड है. क्लियर दिस. नाउ बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स फॉर द हैवियर एटम. नाउ दिस, ये जो है मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स होता चला गया. सर्टेन फीचर्स विद द कॉमन टू ऑल द लाइन स्पेक्ट्रा, कुछ फीचर्स थे जो बिल्कुल कॉमन थे सभी के लिए. लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट इज यूनिक, हर एक एलिमेंट का यूनिक रहता है.
or there is a regularity in the line spectra of each elements. The question will arises are, what are the reason for these similarities? Is it something to do with the electronic spectra of atom? And these are the question needed to be answered. So we shall find later that the answer of this question provided a key in understanding the electronic structure of these elements. Now, अब क्या हमें चाहिए था बेटे, एक नया मॉडल चाहिए था जिसको बोलते थे बोहर मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम. नाउ नेक्स्ट अब नील बोहर क्या कहने लग गए बेटा, ही इज़ द वेरी फेमस जो साइंटिस्ट थे. नील बोहर ने अपना जो मॉडल दिया होता है विच इज़ वेरी एक्सेप्टेबल एप्रोप्रिएट मॉडल. क्लियर, बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल इन्होंने दिया था जिसको हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं. नाउ नील बोहर वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिवली the general features of the hydrogen atom and its spectrum by using the Planck's concept of quantization of energy. Though the theory is not the modern quantum mechanics, ये theory जो modern quantum mechanics में fit नहीं होती है, still rationalize many points. Atomic structure and the spectra. Now Bohr model hydrogen atom के लिए क्या था? First, electron revolve around the nucleus with fixed energy, fixed path, and that fixed path is called orbits. Clear? Stationary states, allowed energy states. ठीक है, on concentric, these arrange concentrically around the nucleus. Second postulates क्या कहता है वो, कि energy of the electron when it electron revolve in the fixed orbit does not change with time. Clear? Energy only change when it jump from lower to higher or higher to lower. Clear? और जिस ऑर्बिट में वो चक्कर काटेगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा, ओनली वही ऑर्बिट अलाउड होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvr/2 हेयर इज द एंगुलर मोमेंटम. क्लियर? एंगुलर मोमेंटम हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज थर्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड. अब वो कह रहे हैं ना कि भाई लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ऊपर जाएगा लोअर टू हायर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेंगे, और हायर टू वापस लोअर आएगा तो एमिट करेंगे. दोनों ही केसेस में एनर्जी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय हायर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. फिर नेक्स्ट इज पॉइंट कि भाई जो ऑर्बिट वही अलाउड किए जाएंगे जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा जिस पाथ पे, जिसका एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, क्वांटाइज्ड. और एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, mvr इज इक्वल टू nh/2π. नाउ वेयर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी, r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग. नाउ एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली इन दोज ऑर्बिट विच हैव द एंगुलर मोमेंटम. सिर्फ इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में होगा जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, h/2π के. दिस मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा. Radiation is emitted or absorbed only when transition of electron take place from one quantized value to angular momentum of another. ठीक है. Now the Maxwell electromagnetic theory does not apply here, that why only certain orbit are allowed it. लेकिन मैक्सवेल थियरी इस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई थी कि कुछ ही ऑर्बिट क्यों है, क्योंकि वही ऑर्बिट अलाउड है जिसका आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं. Now the detail regarding with this derivation. नाउ फर्स्ट इज जो बोहर मॉडल से आया स्टेशनरी स्टेट, जो वो कह रहा है ना ऑर्बिट जिसमें चक्कर काटेंगे, वो ऑर्बिट को उन्होंने अब नंबर्स दिए गए हैं, नंबर 1 2 3 4, जिसको उसने नाम दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या कहता है कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, यू कैन इजीली कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट विद द न्यूक्लियस, दैट इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. nth में भी ऑर्बिट वो किसी भी इलेक्ट्रॉन में हो, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, विच इज इक्वल टू n²a0, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड वेयर a0 इज द कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 52.9 picometer. Now that is called the Bohr orbit. 52.9 picometer is called the Bohr orbit. Thus the radius of the first Bohr or radius of the first level is 52.9 picometer. Normally electron in the hydrogen atom found in this orbit and 1 पे ही मिल जाएगा. n increases the value of r will also increase. In other words, the electron will be present away from the
न्यूक्लियस. नाउ अगर किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में है तो यू कैन इजिली कैलकुलेट द एनर्जी. नाउ हेयर कैसे, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस आर एच. कैसे निकालेंगे, माइनस आर एच 1/n स्क्वेयर. नाउ दैट इज कॉल्ड द रेडबर्ग कांस्टेंट. आर एच इज कॉल्ड द रेडबर्ग कांस्टेंट. नाउ हेयर एनर्जी जो होगी, जो किसके इक्वल होगी, और दिस आर एच वैल्यू इज इक्वल टू 2.18 10 टू द पावर -18 जूल. क्लियर. ये तब होगा अगर आपका ऑर्बिट कब होगा, 1 पे. नाउ दिस इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी. ठीक है, क्लियर. इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी. और यू कैन से द व्हेन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट. नाउ अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे में है देन डिवाइडेड बाय 4, तीसरे में है तो डिवाइडेड बाय 9. क्लियर. Now depict the energies of different stationary state we can easily calculate. Now when the electrode is free from the influences of the nucleus. Now see this, if you carefully examine this, you will get the negative sign in the electron energy. Here the negative sign. Now why this negative sign is present in the electron energy. तो हम देखते हैं कि आप मान के चलो बच्चे, हमने किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी है तो वो लोअर लेवल से कहाँ जाएगा, हाईएस्ट लेवल पे. आप मान के चलो वो इन्फिनिटी पे चला गया. नो, जब वो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी लेवल पे जाएगा तो वो पूरी तरह से न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंसेस से दूर हो जाएगा. तो उस टाइम पे एनर्जी उसकी क्या मानी जाती है, ज़ीरो. अब नीचे से ऊपर गया है, इन्फिनिटी लेवल पे गया है तो एनर्जी क्या मानी जाती है, ज़ीरो. वो द हाईएस्ट एनर्जी. लेकिन जब वो वापस आएगा तो एनर्जी धीरे धीरे क्या करेगी, लॉस होएगी, क्योंकि वो एमिट करेगा. ना उस टाइम पे एनर्जी किस लेवल पे जाएगी, माइनस में. क्लियर. तो इलेक्ट्रॉन इन द सिचुएशन इन द एसोसिएटेड विद द स्टेशनरी स्टेट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डाउन दैट इज कॉल्ड द इन्फिनिटी. तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन आप किसी भी एलिमेंट से आप बाहर निकालोगे. ना इसको बोलते हैं आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम. व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस द एनर्जी इज एमिटेड. अगर इसी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, अब एनर्जी एमिट होने लग जाएगी और एनर्जी कम होने लग जाएगी. इसी वजह से एनर्जी क्या है, आपकी नेगेटिव मानी गई है. नाउ देयर इज अ सम बॉक्स. व्हाई डज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम मीन्स. भाई नेगेटिव का क्या मतलब है. See, I already explained you, energy of the electron in the hydrogen atom has a negative sign for all the possible orbit. जितने भी ऑर्बिट हो, लेकिन एनर्जी जो होगी वो किस साइन पे होगी, नेगेटिव में. व्हाट डज दिस द नेगेटिव साइन कन्वे. नाउ नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ द फ्री स्टेट एट रेस्ट. कि किसी भी जो लोअर लेवल पे एनर्जी होती है वो हमेशा कम होती है. किससे, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, हाईएस्ट लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे वो रेस्टिंग पोजिशन पे होता है. तो फ्री इलेक्ट्रॉन एट द रेस्ट इज एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इनफाइनेटली फार अवे. रेस्ट पे इलेक्ट्रॉन है, डैट मीन्स वो, इसका मतलब वो इतनी दूर है कि उसकी एनर्जी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है. तो दिस करस्पॉन्ड टू द सेटिंग द n इक्वल टू इन्फिनिटी वेयर द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज ज़ीरो. So when they come closer to the nucleus, they release energy and more negative, and more negative value given by the n is equal to 1. So correspond to the most stable orbit. We call this the ground state. For the presence of this negative sign equation that depict the stability relative to the reference zero energy जहाँ पर होगी, that is called the n is equal to infinity, जिसको हम लिमिटिंग लाइन भी बोलते हैं बच्चे. जब किसी भी लेवल पे इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर आप उसे इन्फिनिटी पर पहुंचा देंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा ही निकलेगा. नो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि यू कैन नाउ, अब क्या कैलकुलेट कर सकते हो बच्चे, कि अप्लाई टू द आयंस कंटेनिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, जैसे हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव. वी कैन इजली शो. कैसे बच्चे, सपोज एनर्जी ऑफ द electron that is given by the Bohr model, that will be minus 2.18 10 to the power minus 18 1 by n square. But if you will calculate the energy for the hydrogen like species, then multiply by z square, and if you calculate the radius, then divide it by z, where z is the atomic number and its value 2 3 4 depend upon the helium है तो 2, lithium है तो 3. For this above equation, it is evident that the energy जो क्या बोल रहे थे बच्चे हम,
कि भाई इट इज़ एविडेंट दैट द वैल्यू ऑफ एनर्जी बिकम मोर नेगेटिव एंड दैट ऑफ द रेडियस बिकम स्मॉलर विद इंक्रीज ऑफ जेड। एनर्जी बढ़ जाएगी लेकिन रेडियस कम होता चला जाएगा। दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के पास आता चला जाएगा। Now here next point, we can easily calculate the velocity of the electron moving in these orbits. Although the precise equation is not given here, qualitatively the magnitude of the velocity of the electron increases with the increase of the positive charge on the nucleus. कि जो magnitude होता है velocity का, किसी भी velocity of the electron increase करेगा with the increase of positive charge on the nucleus and decrease with the increase of principal quantum number. Now next, here is explanation of the line spectra of hydrogen. अब हमने पहले पढ़ा कि आपने हाइड्रोजन के सैंपल को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन जंप करा, वापस आया, तो स्पेक्ट्रा में लाइन प्रोड्यूस हुई, ये हमने पढ़ा। तो लेकिन हमने ये भी तो पता है कि हाइड्रोजन में तो ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एनर्जी देगा, वो जंप करेगा, वापस आएगा, तो ओनली वन लाइन कैन बी प्रोड्यूस ना। व्हाई दिस सो मच नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी प्रोड्यूस, एंड नाउ दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द बोहर मॉडल। तो लाइन स्पेक्ट्रा इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मेंशन बाय दिस can be explained quantitatively using Bohr model. According to the assumption, radiant energy is absorbed if the electron move from the smaller principal quantum number to higher. नीचे से अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जब वापस आएगा तो एमिट करेगा। और जो गैप कैसे निकालोगे, आप कैसे निकालोगे बच्चे, फाइनल माइनस इनिशियल करके। क्लियर? Now when you calculate this gap, now again using the formula of the Bohr model, del is equal to minus RH of final value of n minus or minus RH initial value of n. Now by this minus minus plus you will get this equation del E is equal to RH 1 by n1 square या initial that is n1 square minus n final square, initial square minus final square, or value of RH is the 2.18 10 to the power minus 18. Now here you can easily solve this कि energy states में जब initial level से final level पे electron जाएगा तो we can easily calculate it. But we know that according to Planck's quantum theory, E is equal to h nu. Clear? Now we can calculate the frequency. Now frequency del E की जगह हम क्या लिखेंगे, del E by h. ठीक है? नाउ वी नो डैट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे बच्चे, नाउ आर एच अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। ना 2.18 10 to the power minus 18 अपॉन में 6.626 10 to the power minus 34. By solving this you will get 3.29 10 to the power 15 n initial square minus n final level square. और अगर आपने म्यू बार करना है तो म्यू इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर निकालना है तो म्यू बाय सी दैट इज आर एच अपॉन में एच सी. नाउ यू नो डैट यू विल गेट द वैल्यू 3.29 10 to the power 5 and divided by speed of light, that is 3 into 10 to the power 8. Now this you will get the value same here that have the Rayberg formula 109677 into 10 to the power 7. Now if you remove the points you will cut the 10 to the power 7 and you will get the formula 109677 into 10 to the power 7 1 by n1 square minus n final square. Now अगर आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, कहाँ से जा रहा है, लोअर से हायर में, तो फाइनल ज़्यादा होगा, इनिशियल कम होगा, एंड टर्म ऑफ द पैरेंथेसिस जो ये ब्रैकेट में आपकी टर्म है वो कैसी होएगी, पॉजिटिव. क्लियर? फाइनल ज़्यादा होगा, इनिशियल कम होगा, तो ब्रैकेट कैसी होगी, पॉजिटिव. और अगर इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और अगर आपका क्या होगा, एमिशन स्पेक्ट्रा होगा, तो इनिशियल ज़्यादा होगा, फाइनल कम होगा, तब आपकी एनर्जी नेगेटिव आएगी. इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज्ड. नाउ द एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू दैट यूज्ड इन द रैबर्ग. ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया था. ये जो एनर्जी है वो किसके इक्वल है, रैबर्ग के इक्वल है, जो एम्पेरिकली यूजुअली एक्सपेरिमेंटली डाटा से सॉल्व की गई है. वेदर इन एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रा कैन बी एसोसिएटेड टू द पर्टिकुलर ट्रांजिशन. तो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम different possible transition can be observed, thus leading to the large number of lines. Clear? कि sample
जब एक हाइड्रोजन के सैंपल को एनर्जी दी जाती है तो एक अकेला एटम नहीं होता हाइड्रोजन में, a large number of atom present in the sample. Each atom have one electron. All the electron getting the energy. All the electron get excited to higher level. All the electron get the stability to come back to the lower level. And all emit energy. All produce lines. Clear? Thus, the brightness or the intensity of the lines depend upon the number of photons of the wavelength or frequency emitted. Now, here the numerical. What are the frequency and the wavelength of the photon emitted? आपको frequency निकालनी है, wavelength निकालनी है, transitions कहाँ हो रही है बेटा? n value 5 to n value t means 5 से इलेक्ट्रॉन 2 पर आकर गिर रहा है. So you have the energy formula 2.18 10 to the power minus 18 1 by final square minus initial, and energy comes out to be negative. यानी वो कहाँ से आ रहा है? फाइनल से इनिशियल. एनर्जी देखो माइनस में आई है, दैट मीन्स आपकी ये एमिशन एनर्जी होगी. नो एनर्जी आपने निकाल ली है. फ्रीक्वेंसी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से निकल जाएगी. एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू. फ्रीक्वेंसी निकालना है तो एनर्जी को किससे डिवाइड कर देंगे? Planck's constant से, and you will get the 6.91 10 to the power 14. And you can also calculate the wavelength also. C by frequency. C is the speed of light, 3 into 10 to the power 8, and 6.91 10 to the power 14 frequency, and you will get the 434 nanometer. Now next problem, see this. Calculate the energy associated with the first orbit of helium and its radius. आपको फर्स्ट ऑर्बिट हीलियम का. नो हाउ कैन वी कैलकुलेट द एनर्जी? दैट इज माइनस 2.18 10 to the power minus 18 अपॉन में n स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय z स्क्वेयर. तो n स्क्वेयर फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 हो गया, और हीलियम के लिए तो z की वैल्यू हो गई 2, एंड यू विल गेट द माइनस 8.72 10 to the power minus 18 जूल. और हमें फर्स्ट ऑर्बिट में रेडियस निकालना है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रेडियस? 52.9 picometer. Here is the nanometer up into n square upon में z. So multiply this 1 square divided by 2, you will get 0.02645 nanometer. Okay student, I hope you understand this question, and I hope you understand the Bohr model of atom, which is very 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 important for your exam purpose point of view. In my last session, you already explained the Planck's quantum theory. I have already explained Planck's quantum theory. Clear? So, you can relate this Bohr model with the Planck's quantum theory. Okay. Bye bye.